हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सीए फाइनल May 26 एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 अप्रैल सीरीज। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि जो आपका मॉक टेस्ट पेपर है उसका फॉर्मेट वही होता है जो आपके फाइनल एग्जाम्स का होता है। पार्ट 1 एमसीक्यू 30 मार्क्स का और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का। तो आपका पूरा पेपर बेटे पार्ट 1 और पार्ट 2 में है और ये आपके पार्ट 1 के केस सिनेरियोज एमसीक्यूज हैं 30 मार्क्स के। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। इस एमटीपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने क्लास में ना किया। सारे एमसीक्यूज और सारे डिस्क्रिप्टिव्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव तो मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, मॉड्यूल नंबर बता के निकल जाऊंगा। क्योंकि जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ बेटे वो दोबारा आपको पढ़ा के क्यों आपका टाइम वेस्ट करूंगा। एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। लेकिन जो एमसीक्यूज है इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। मैं एमसीक्यू आपको एक बार सारे डिस्कस करके दे देता हूँ। और डिस्क्रिप्टिव तो बेटे सारे ही पुराने हैं, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। और मजे की बात, जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं किसी पुराने आरटीपी एमटीपी का नहीं है, सब स्टडी मैट के और क्लास बुक में हमारे इनकॉर्पोरेटेड है। मुझे सिर्फ नंबर बताना है, तो टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। तो फटाफट से हम इसके जो 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं उसके केस स्टडीज निपटाते हैं और डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं, काम खत्म करते हैं। तो आइए मैं इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ये बेटे इसका फर्स्ट पार्ट है केस सिनेरियोज का। ये इसका फर्स्ट केस है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यह पढ़ते रहना। कंपनी के बारे में आपको हिस्ट्री बताता है, कंपनी ये करती है, कंपनी वो करती है, काम छोड़ो, आप इसके फर्स्ट पार्ट पे आओ। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटे ये है इंड एएस 113 का फेयर वैल्यू मेजरमेंट। हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है लेकिन ये एमसीक्यू फॉर्म में है, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा हुआ, मैं करा देता हूँ। क्या कहते हैं जी, ए लिमिटेड ओन्स 250 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एन अनकोटेड कंपनी। अनकोटेड मींस अनलिस्टेड। हमारी जो कंपनी है ए, इन्होंने किसी अनलिस्टेड कंपनी के 250 शेयर खरीदे हैं और आपसे शेयर की वैल्यू मांगेगा। अब अनकोटेड है तो मार्केट में तो ट्रेड होता नहीं, तो ऐसी कंपनी में अगर आप शेयर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन कैसे टेस्ट करेंगे फिर हम। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, जो एक्स लिमिटेड है जो आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, हैज अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5000 शेयर्स विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। जिस कंपनी के आपने 250 शेयर खरीदे हैं उसके पास टोटल 5000 शेयर है, मतलब 5% शेयर आपने खरीदे हैं, 5%। तो मेरे पास 5% वोटिंग राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन कहता है जी, एक्स लिमिटेड आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड 70,000 पर ईयर। ये जो अनलिस्टेड कंपनी है इसका नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स 70,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्स कंपनी की ईपीएस मांगू आपसे तो ईपीएस कैसे निकलेगी। 70,000 रुपए लेने, डिवाइड करना है 5,000 शेयर से, तो ये 14 रुपीज आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ईपीएस क्यों निकाल रहे हो आप, मैं जरा अगली लाइन में आता हूं। एन एप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो फ्रॉम पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा इज 15। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। अगर मैं आपको प्राइस अर्निंग रेशियो 15 बता रहा हूं, मार्केट प्राइस मुझे पता नहीं क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, और ईपीएस है 14, तो आप इस कंपनी का मार्केट प्राइस एक सेकंड में निकाल देंगे, कितना आ जाएगा। 15 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 210। और ये कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, हमने उसका मार्केट प्राइस 210 रुपए निकाल दिया फॉर्मूले से। क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये बस एमसीक्यू फॉर्म में आ गया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, आगे क्वेश्चन कहता है बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट। ये जो कंपनी है ये अनकोटेड है, इसके शेयर मार्केट में ट्रेड होते नहीं है, तो बेचने में दिक्कत आएगी। आपने तो प्राइस निकाल लिया 210, तो आपको 210 मिलेगा नहीं। जब एक अनकोटेड कंपनी के शेयर बेचने निकलते हैं तो बायर ही नहीं मिलता, तो आपको मार्केटेबिलिटी में दिक्कत आएगी, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, आपको 20% डिस्काउंट लेना है फॉर द लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी। 20% कहते हैं आपको 210 नहीं मिलेंगे, 20% कम ही मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसमें से 20% कम कर देते हैं। तो जब मैंने 20% कम किया तो ये बनता 42,168, ये आपका एडजस्टेड मार्केट प्राइस आ गया। अगर आप मुझसे पूछो कि एक्स कंपनी की टोटल वैल्यू बताओ क्या है, तो मैं बोलूंगा जी 5,000 शेयर है, 168 के हिसाब से कंपनी की टोटल वैल्यू बनती है 840।
ये जो एक्स लिमिटेड है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, इसकी टोटल वैल्यू 840 बनती है। अच्छा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? मेरी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 250 शेयर की। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बनती है? मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनती है 42,000 रुपए। तो 168 का प्राइस है, कंपनी की टोटल वैल्यू 840 है, आपके पास 5% शेयर है, इसका 5% करोगे तब भी ठीक है, और अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है तो भी ठीक है। आपके 3 एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए। ये था क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं इसके एमसीक्यूज में जाता हूँ, मान लो अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है अभी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एक्स, एक्स कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स कंपनी के पास 5000 शेयर्स है, 168 का रेट है, 840 आया था, तो इसका आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्स। तो आपके पास 250 शेयर्स हैं, 168 का एक शेयर है, 42,000 रुपीज ढूंढो इसमें। ये रहा जी बी ऑप्शन। हो गया काम खत्म, दो ही एमसीक्यू है। फर्स्ट पार्ट हो गया, दो क्वेश्चन हो गए, हमें सेकंड पार्ट में जाना चाहिए। मैं लिख लेता हूं, पहले का ऑप्शन आया ए, फिर ऑप्शन आया बी। ये कोई क्वेश्चन है बेटे, बताओ। मैं जब इनके सेकंड पार्ट में आया, ये इनका सेकंड पार्ट है, ये है इंड एस 115, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। हमने 115 में एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मैं अपने गुड्स दे रहा हूं, मैं किसी को अपने गुड्स दे रहा हूं और उसके बदले में कैश नहीं ले रहा, मैं उसके बदले में उसके गुड्स ले रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि आप इंडिया 16 पढ़ते हैं, इंडिया 40 पढ़ते हैं, इंडिया 38 पढ़ते हैं, आप कोई भी इंडिया पढ़ते हैं एसेट बेस्ड, और उसमें एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आता है, तो हमेशा गिवन अप को प्रेफर करना है। वैल्यू ऑफ गिवन अप को ही हम वैल्यू ऑफ टेकन अप मान लेते हैं, पर 115 में कहता है वैल्यू ऑफ टेकन अप लेनी है आपने, जो आपको मिल रहा है वो आपका रेवेन्यू है। इसमें उल्टा चलना होता है, वही क्वेश्चन है। ये भी हमारी क्लास बुक में है, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा हुआ, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ गया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हमने ना पढ़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़े जरा, अगर कुछ नया क्वेश्चन होता तो मैं आपको पक्का बताता बेटी। ए लिमिटेड हैज अ टेलीकॉम सेगमेंट, ये जो हमारी कंपनी है ए, ए ये टेलीकॉम सेगमेंट में है। जैसे एयरटेल है, जियो है, ये सब टेलीकॉम कंपनी है, अपने मोबाइल मोबाइल के कनेक्शन देती हैं, और जो हम बात करते हैं उसका चार्ज करती हैं। इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, एक और कंपनी पिक्चर में आ गई बी, देखना पड़ेगा बी क्या काम करती है। विच इज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये अपना टॉक टाइम देंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे। तो दोनों ने फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप लेना है कि हमें मिल क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जरा, क्या कहता है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन आगे कहता है बेटे, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1 लाख मिनट्स ऑफ टॉक टाइम टू द एम्प्लॉइज ऑफ बी इन एक्सचेंज फॉर गेटिंग पावर इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा? 1 लाख मिनट्स टॉक टाइम, और इससे इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी 20,000 यूनिट्स। मैं उसको कह रहा हूं मैं तुम्हारे एम्प्लॉय को फ्री टॉक टाइम दे देता हूं, तुम मुझे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो। एक्सचेंज हो रहा है, जो काम मैं करता हूं वो आप ले लो, जो काम आप करते हो वो मुझे दे दो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए अपना रेवेन्यू कैसे बुक करेगा? फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, तो उसको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस के साथ। और जो बी है, इसको क्या मिल रहा है? इसको मिल रहा है टॉक टाइम, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा पर मिनट कॉस्ट के साथ। दोनों अपना अपना फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप देखेंगे और रेवेन्यू बुक कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। और हमें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है जी, हमें क्वेश्चन आगे कह रहा है ए लिमिटेड नॉर्मली चार्जेस 50 पैसा पर मिनट, 1 मिनट का 50 पैसे चार्ज करते हैं टॉक टाइम का। और जो बी है, ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज करता है 2.5 रुपए पर यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी है 2.5 रुपए की, तो ये बनता है 50,000 रुपए, ये है 50 पैसे, ये भी बनता है 50,000 रुपए, ये तो बराबर है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो दोनों अपनी बुक्स में 50,000 का रेवेन्यू बुक कर लेंगे। ए अपनी बुक्स में 50,000 का रेवेन्यू बुक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और अपना टॉक टाइम दे रहा है, तो टॉक टाइम बेच रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के बदले में इन काइंड बेच रहे हैं। और ये भी 50,000 का रेवेन्यू बुक करेगा, क्योंकि इसको 50,000 का टॉक टाइम मिल रहा है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो दोनों का ही टेकन अप 50,000 है। और अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो क्या मांग रहा है हमसे, बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू बी मेजर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ए इन केस ऑफ टेलीकॉम। ये ए का मांगे या बी का मांगे, दोनों का 50,000 है। ये रहा जी 50,000, ऑप्शन है डी।
ए बी डी, 3 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर पक्के हो गए आपके। हमें क्वेश्चन आगे बढ़ना चाहिए अब। अच्छा जी, मैं आ गया बेटे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। ये किस चीज के ऊपर है जी? ये भी बेटे हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। बस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से ये एमसीक्यू फॉर्म में आ गया। ये इंड एस 23 का बेटे बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। और बोरिंग कॉस्ट का आपको पता है, अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो ना डेट ऑफ एक्सपेंडिचर देखना है, ना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखना है, सारा ब्याज कैपिटलाइज कर देना है। और जो जनरल बोरिंग है उसमें WACR निकलता है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। स्पेसिफिक बोरिंग में टाइम फैक्टर नहीं देखते, वेटेड एवरेज अपना जनरल बोरिंग में देखते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में ये देखना है लोन लिया कब और काम कब पूरा हुआ, डेट ऑफ लोन से लेके सेसेशन तक जाना है विदाउट एनी टाइम फैक्टर। लेकिन जनरल बोरिंग में एक्सपेंडिचर की डेट भी देखेंगे और सेसेशन भी देखेंगे। और जो बच्चे पिछले 1-2 आरटीपी एमटीपी में स्पेसिफिक बोरिंग को चैलेंज कर रहे थे, वो इस क्वेश्चन में, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन आपका, आप देख लो, इसमें स्पेसिफिक बोरिंग का टाइम फैक्टर काउंट नहीं करेगा। मैं अभी चेक करा देता हूँ आपको, फिर आप डिसाइड कर लेना कि जो क्वेश्चन मैंने पीछे आपको एक आधा करेक्ट कराया था वो गलत था या ये गलत है, ये स्टडी मैट से मैच करता है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं, जरा हम क्या कहते हैं। A Limited began construction of a new building at an estimated cost of 7 लाख। एस्टिमेटेड कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं। ये बताओ काम कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल को। मैं लिख लेता हूँ 1 अप्रैल X1, यहां से काम शुरू हुआ अपना। टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट ऑब्टेन्ड अ स्पेसिफिक लोन ऑफ 2 lakhs फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। 2 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन है, 9% इसका 1 साल का रेट है। मुझे सिर्फ डेट ऑफ सेसेशन चाहिए, और अगर डेट ऑफ सेसेशन नहीं, मैं पूरे साल का ब्याज कैपिटलाइज कर दूंगा। मैं 2 लाख लूंगा, इसका 9% करूंगा, पूरे साल का ब्याज बनता है 18,000। अगर तो पूरा साल काम चला है तो 18 का 18 कैपिटलाइज कर दूंगा। अगर काम बीच में पूरा हुआ है तो सेसेशन तक ब्याज कैपिटलाइज करूंगा। मैंने जब क्वेश्चन आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो आपकी 31 जनवरी को पूरी हो गई है, और अगर सेसेशन आ गया है तो 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी X2 तक देखना आपने। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसका 10/12 कर दो। और अगर इसका मैं 10/12 करूंगा तो ये 15,000 रुपये बनता है आपका। एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ जी, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे 1500 आएगा, 15,000। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछे कि स्पेसिफिक बोरिंग में बताओ कितना ब्याज कैपिटलाइज होगा, मैं बोलूंगा 15,000 रुपये। ना एक्सपेंडिचर देखना, ना डेट ऑफ एक्सपेंडिचर देखना है, डेट ऑफ लोन से शुरू हो जाते हैं और सेसेशन तक का ब्याज कैपिटलाइज हो गया। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने तो क्या कहता है जी। ये तो 15,000 रुपये हो गया। मैं एक एमसीक्यू भी आपको चेक करा देता हूँ इस पे। हमारे पास है बेटे, ये आने वाले तीनों एमसीक्यू इसी के ऊपर है। देखो क्या कहते हैं। कहता है व्हाट विल बी द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटेशन। ये तो कैपिटलाइजेशन रेट पूछ रहा, नहीं नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट तो जनरल बोरिंग में निकलता है। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। ये रहा जी 15,000 रुपये, 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक 10 महीने का ब्याज, ऑप्शन है सी। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी, एक इसके नीचे आएगा सी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है 1, 2, 3, 4 अभी मिसिंग है, 5 और 6। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो बेटे, क्या कहता है। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स वर। अदर लोन्स का मतलब ये जनरल बोरिंग्स आ गए। 7 लाख रुपए का लोन हमने एक ले रखा है और 9 लाख रुपए का लोन हमने एक ले रखा है, इसका रेट है 12%। ये टोटल कितना बनता है? ये बनता है 16 लाख। अगर मैं एक्सपेंडिचर देखूं, क्योंकि मुझे देखना होता है WCR में कि लोन और एक्सपेंडिचर विच एवरेज हायर, डिनोमिनेटर में विच एवरेज हायर आता है। तो ये 1.5 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरिंग में से खर्च होंगे, मैंने क्लास में बताया हुआ है। स्पेसिफिक बोरिंग पहले यूज करनी है, जनरल बाद में यूज करनी है। तो ये 1.5 लाख रुपए स्पेसिफिक में से गए हैं। इस 2 लाख के 2 टुकड़े होंगे, 50,000 रुपए स्पेसिफिक में से गए होंगे, क्योंकि 2 लाख का स्पेसिफिक है। ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बाकी का जो 1.5 लाख है वो जनरल बोरिंग में से होगा। ये भी जनरल बोरिंग में से होगा, ये भी जनरल में से होगा। तो अगर मैं टोटल लगा के देखूं तो 1.5 लाख, 3.5 लाख और 1 लाख, 4, 5 और 6 बनता है। ये कितना बनता है? 16। लोन ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में लोन आएगा। इफेक्टिव एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर लोन से कम है। अब इस पे टाइम फैक्टर लगा के इफेक्टिव एक्सपेंडिचर निकालने का कोई फंडा ही नहीं बनता। हमें WCR निकालना है तो 7 लाख रुपए लेंगे, इसका 12% करेंगे, प्लस 9 लाख रुपए लेंगे, इसका 11% करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 लाख रुपए प्लस 9 लाख रुपए इंटू 100। मैं WCR निकाल के दे रहा हूँ आपको।
तो ये आ जाएगा 84,000 प्लस 99,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख रुपीज। अगर आप देखें रेट 84,000 प्लस 99,000 डिवाइड बाय 16 लाख रुपीज 11.4375%। अभी मैंने क्लास बुक में क्वेश्चन है, मैंने क्लास में कराया हुआ है, बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप आया कि जिंदल सर आपने तो पूरे साल का ब्याज ले लिया, पूरे साल का लोन ले लिया, सेसेशन डेट तो 31 जनवरी है, तो क्या आपको WACR सेसेशन डेट तक क्या नहीं निकालना चाहिए? तो WACR हमेशा एनुअल रेट होता है आपका। जब कैपिटलाइज करने का टाइम आएगा तो मैं जनवरी तक ही लगाऊंगा, बाकी पीएनएल में चला। रेट तो पूरे साल का निकालो, रेट तो पर एनम होते हैं। जब अप्लाई करने का टाइम आएगा मैं ले लूंगा 31 जनवरी। तो ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट हो गया। अब आपको इसका एप्लीकेशन करना है, मैं एप्लीकेशन यही कर देता हूँ। इसको काट दो, इसके दो हिस्से हैं, एक है 50,000, एक है 1.5 लाख। इसको भी काट दो, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। तो 1.5 लाख, 3.5 लाख और 1 लाख। डेट बताओ क्या है? अगस्त। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो बिगिनिंग ऑफ मंथ में हुआ है। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ में हुआ है तो 1/8 से लेके 31 जनवरी तक, 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 31। अप्लाई मैं करूंगा सेसेशन डेट तक ही, रेट एनुअल होते हैं हमेशा। तो ये कितने महीने बनते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 6 बनते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 बनते हैं, ये 1 बनता है। तो मैं करूंगा क्या? अभी मैं इस पे करूंगा 11.4375% इंटू 6/12। इसका करूंगा 11.4375% इंटू 4/12 और इसका करूंगा 11.4375% इंटू 1/12। बताओ जरा कितना ब्याज आएगा? तो 1.5 लाख रुपए 11.4375% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 1.5 लाख रुपए का ये आ गया 85878, 8,578, 3.5 लाख रुपए इंटू 4/12 इंटू 11.4375%, ये आ गया 13,344। 1 लाख रुपीज इंटू 11.4375%, ये आ गया 953। टोटल मारो जरा इसका, ये आ गया जी 22,875 रुपए। जनरल बोरिंग का ब्याज कैपिटलाइज होगा 22,875। MCQ चेक करो। एक तो ये रहा कैपिटलाइजेशन रेट, बताओ जी कितना है? कैपिटलाइजेशन रेट तो इसका है सी आंसर। फिर आपसे पूछेगा बताओ जी जनरल बोरिंग पे कितना कैपिटलाइज करें? तो ये रहा 22,875। CCA, ये भी सी है और ये ए है। ये आपके 6 MCQ हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया ABDCCA। इसका आंसर चेक कराओ। ABDCCA, ये रहा 6 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर आपके पक्के हो गए। जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किए हैं वो MCQ में डाल रखे हैं, कुछ नया है ही नहीं। मैं अगले MCQ में जा रहा हूँ जी, देखते हैं अगला केस क्या कहता है। मैं सेकंड केस में आ गया बेटे, मैं आ गया इसके सेकंड केस में, मैं आ गया इसके सेकंड केस में। ये ऊपर वाली कहानी पढ़ लेना, कंपनी का नाम है जी DEF, ये काम करती है वो काम करती है। सीधा फर्स्ट पार्ट में आओ। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटे ये है इंड AS 33 का बच्चा क्वेश्चन। कैसे? पहले बताओ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये कौन सा प्रॉफिट है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, EAE बता रहा है आपको। कितना है? 12 लाख। बताओ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने बता रहा है? ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख। अगर आप मुझसे पूछें जी बेसिक ईपीएस बताओ कितनी है, मैं 12 लाख लूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 5 लाख से, तो ये आ जाएगा 2.4। है ना आसान काम? ये डिट्टो क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अभी आ गया जी नेक्स्ट लाइन में, एवरेज मार्केट प्राइस बता रहा है 20 रुपीज का। एवरेज मार्केट प्राइस कहां काम आता है? ईसॉप्स में, शेयर ऑप्शंस में, एम्प्लॉय बेस्ड पेमेंट्स में। 20 रुपए का मार्केट प्राइस है और आपने एक्सरसाइज प्राइस क्या दे रखा है? 15 रुपए। और आपके वेटेड एवरेज ऑप्शंस कितने? 1 लाख। तो करना क्या है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। तो आपको पता लग जाएगा कि आप 25% शेयर फ्री में दे रहे हैं। ऑप्शंस में हमें फ्री शेयर निकालने होते हैं। 20 रुपए का शेयर 15 में दे रहे हैं, 5 रुपए ले ही नहीं रहे आप, तो 1/4 आप फ्री में दे रहे हैं, तो वही डायल्यूटिव है। तो 1 लाख शेयर का करेंगे 25%, तो 25,000 शेयर आपके फ्री में। और मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन सबसे ज्यादा डायल्यूटिव होते हैं क्योंकि सेविंग होती नहीं, शेयर बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में डायल्यूटेड ईपीएस निकालना हो तो क्या करेंगे? 12 लाख लेंगे, 5 रुपए लेंगे, 1 लाख शेयर का करेंगे 25%, तो 125,000 शेयर आपके फ्री में। और मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन सबसे ज्यादा डायल्यूटिव होते हैं क्योंकि सेविंग होती नहीं, शेयर बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में डायल्यूटेड ईपीएस निकालना हो तो क्या करेंगे? 12 लाख लेंगे,
प्लस करेंगे 0, 5 लाख लेंगे, इसमें प्लस करेंगे 20 माइनस 15/20 इंटू 1 लाख, तो ये आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 525, 2.29। क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, देखो जरा, जो आंसर मुझे याद है इसका यही था। हाँ, 2.28 कर लो, 29 कर लो, एक ही बात। आपके 2 MCQ हो गए। देखो क्या कहता है जी, कहता है जी आप हमें बताओ कि इसमें बेसिक ईपीएस क्या आएगी। बेसिक ईपीएस, तो बेसिक ईपीएस है 2.4। आपसे पूछ रहा बताओ जी बेसिक ईपीएस क्या आएगी। बेसिक ईपीएस है 2.4। अच्छा, और इसमें क्या पूछ रहा है, कहता है बताओ जी इसमें डायल्यूटेड ईपीएस क्या आएगी। तो डायल्यूटेड ईपीएस है ये रही 2.29, 2.29। ये है बी और ये है ए, बी और ए, है ना आसान काम। ये तो इंटर वाले बच्चे कर लेंगे। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में आगे चलने दो, मैं आ गया इसके सेकंड पॉइंट में। ये आपका इंड एएस 109 का है क्वेश्चन। मैंने बेटे यूट्यूब के ऊपर एक नए बच्चे को गाइड करते हुए देखा, मुझे नाम तो याद नहीं, पर वो वीडियो आई थी मेरी उस पे, जो मैं चेक कर रहा था उस पर एक वीडियो मैंने देखी। एक बच्चा है, नया नया सीए बना है, साल 2 साल हुए होंगे। उसने स्ट्रेटेजी बताई कि एफआर में 60+ कैसे लिया जाए। तो मैंने बड़े इंटरेस्ट से देखा कि शायद कुछ सीखने को मिल जाए। तो उस बच्चे ने आते ही बोला जी ये आपका पिछले 4 साल का पेपर का पैटर्न है, इसमें 40 से 45 नंबर का पेपर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इंड एएस 109 और 115 में से आता है, ये सारे छोड़ दो। कहता क्यों दिमाग खराब करते हो, बाकी के 60 नंबर पे फोकस करो, उसमें से 50 ले लो, पेपर निकल गया आपका। ये तो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है बेटा। मैंने लिटरली सुना है ये कि बिजनेस कॉम्बिनेशन छोड़ दो, कंसोलिडेशन छोड़ दो, 109 छोड़ दो, जितना टाइम ये चैप्टर लेंगे उतने में तो आप बाकी सिलेबस कर लोगे अपना, और नंबर आ जाएंगे आपके। वो सारे चैप्टर सिंपल है, ईजी है। आगे जिंदगी में नौकरी नहीं करनी क्या, प्रैक्टिस नहीं करनी क्या, प्रोफेशन में नहीं जाना क्या, डिग्री ले भी ली तो करोगे क्या, कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूँ आपने चलो किसी लिस्टेड कंपनी में काम नहीं करना, सीए बनने के बाद अंदर से एक आवाज आती रहेगी यार मैंने पढ़ा नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपके चेहरे पे। आप सीए में जब आते हैं तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नॉलेज लेके पास होना, बिना नॉलेज के पास नहीं होना। अगर डिग्री लेना ही आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्या लगता है ये कोई आईआईटी में से निकला हुआ बच्चा है कि कंपनी पहले आपको ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देके आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। ये सीए है बेटे, यहाँ ट्रेनिंग कुछ नहीं है, यहाँ लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कंपनी ने रख लिया 25 लाख के पैकेज पे, कंपनी के ओनर ने 2 बातें पूछी, आपको आती नहीं, बात खत्म हो गई। वो कहेगा मैं तो नॉलेजेबल बंदा रखूंगा। आप बात को समझो, सीए के कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्ट्रेटेजी मत बनाओ। और वो बच्चा ऊपर से कह रहा था मेरे को याद रखोगे क्या स्ट्रेटेजी बताई है। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं कहा भाई अपा तो ऐसा लग रहा है जनरेशन ही चेंज हो रही है, ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो रहे हैं। पास हो गए करोगे क्या, वो डिग्री लेके इंडस्ट्री में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, कल को पढ़ाना भी है, मान लो कोई किसी भी प्रोफेशन में जाना है आपने, यही तो आप पढ़ने आए थे जिसको छोड़ रहे हो। नहीं सर डिग्री लेने के बाद सोचूंगा, डिग्री लेने के बाद कुछ नहीं सोचना होता। डिग्री लेने के बाद आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि इसको सब कुछ आता है, इसको रिपोर्टिंग भी आती है, इसको टैक्स भी आता है, इसको जीएसटी भी आता है। हम इससे पूछते हैं, जब 4 रिश्तेदार आपसे चीज पूछेंगे आप जवाब नहीं दे पाओगे, अलग से बेइज्जती कराओगे यार। एफआर तो चलो मैं साइड में कर देता हूँ कि लोग आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर में नहीं आते, पर ये गंदी स्ट्रेटेजी टैक्स और जीएसटी में मत बनाना। इनकम टैक्स और जीएसटी की डिटेल नॉलेज लेके निकलना, ऑडिट की डिटेल नॉलेज लेके निकलना। मत बनाओ इस तरह के टारगेट्स, पता नहीं जिंदगी कौन सा मौका आपको कब दे देगी, और उस टाइम पे आपको लगेगा यार हमने तो, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। चांस मिल गया लाइफ में लेकिन नॉलेज नहीं है, फिर आप नीचे आ जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, डिग्री हमारा ऑब्जेक्टिव है, बिना नॉलेज के आप कोई सब्जेक्ट मत पास करना बेटे, एक एक ग्रुप करके दे दो, डिग्री जरूरी है। क्या कहता है जी क्वेश्चन, डीईएफ enters into a contract to buy 100 tons of cocoa beans 1000 rupees per ton for delivery in 12 months। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपसे कोकोआ बीन्स खरीदेंगे 100 टन, 1000 रुपए पर टन के हिसाब से, और मजे की बात यह है कि ये डिलीवरी होगी इसकी आने वाले 1 साल में। तो जब हम किसी कॉमोडिटी पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसमें डिलीवरी इन्वॉल्व है, तो क्या ये डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव में सिर्फ प्राइस एडजस्ट होते हैं। तो ये आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप माल की डिलीवरी लेंगे, इसमें डेरिवेटिव है ही नहीं। अच्छा आगे पढ़ता हूँ जरा। ऑन सेटलमेंट डेट, जब इसको सेटल करने का टाइम आएगा,
मार्केट प्राइस जो कोकोआ बीन्स का है वो 1500 रुपए है, मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं, 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेटल्ड इन नेट इन कैश, इसको कैश में सेटल नहीं कर सकते, मतलब डेरिवेटिव नहीं है कि जी 1000 रुपए में बुक किया था, 1500 का रेट होगा, 500 रुपए ले लो, नफा ले लो हमसे ना, हमें डिलीवरी चाहिए। इज एंटेड फॉर डिलीवरी ऑफ कोकोआ बीन्स इन लाइन विद डीईएफ एक्सपेक्टेड परचेज, परचेज रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूट होगा और ये नॉन डेरिवेटिव है। अगर डिलीवरी नहीं होती और सिर्फ प्राइस सेटलमेंट होता तो ये उल्टा बन जाता, नॉन एग्जीक्यूटिव डेरिवेटिव, लेकिन अब क्या है, अब ये एग्जीक्यूटिव है और नॉन डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ, कहता जी बताओ क्या नेचर है इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो नेचर है नॉन एग्जीक्यूटिव एंड डेरिवेटिव। नो 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 नो, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन डेरिवेटिव, ये आंसर इसका। ये आंसर कब बनता, ये आंसर तब बनता जब 1500 और 1000 रुपए का डिफरेंस 500 रुपए सेटल करना होता है कि जी नॉन एग्जीक्यूटिव और डेरिवेटिव है, लेकिन ये तो डिलीवरी ले रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये नॉन डेरिवेटिव है, इसका ऑप्शन है डी। तो पहला आंसर आ गया बी, फिर आ गया ए, फिर आ गया डी, बी ए डी। मुझे एक बार और क्वेश्चन पढ़ने दो, मेरे पास एक और केस स्टडी है इसमें। ये क्वेश्चन भी बेटे आपका इंड AS 109 का ही है, पढ़ते क्या कहते हैं। DEF invests in compulsorily convertible preference shares issued by its subsidiary 1000 each। अगर ये कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक ब्याज है और एक इसमें कन्वर्जन है, और अगर ये कंपल्सरी कन्वर्जन है तो प्रिंसिपल तो डिस्काउंट करेंगे नहीं, वो तो इक्विटी में जाएगा। अब रह गई इसकी डिविडेंड या ब्याज की बात। अंडर द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ईच CCPS इज कंपल्सरी कन्वर्टेड इन वन इक्विटी शेयर, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, वो सारी बात ठीक है। सच CCPS कैरी डिविडेंड 12% पर एनम, 12% का रेट है, पेबल ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ बी। लो कर लो बात, किसकी डिस्क्रिशन है, बी की। जो इशू कर रहा है वो अपनी डिस्क्रिशन पे देगा 12%, उसका मन करेगा तो देगा, मतलब नॉन कम्युलेटिव हो गया। प्रिंसिपल वो तो इक्विटी है, और जो डिविडेंड है वो भी इक्विटी है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, मेरी मर्जी है मैं 12% दूंगा कहीं नहीं दूंगा, तो ये तो प्योर इक्विटी होगा, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वापस नहीं करना, और जो ब्याज है ब्याज भी मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मन करेगा तो दूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। तो अगर मुझसे ये पूछे कि बताओ जी इसकी नेचर क्या है, तो मैं इसकी नेचर क्या बताऊंगा आपको, इसकी नेचर बताऊंगा ये इक्विटी है, सी है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया सी। तो अगले 4 क्वेश्चन हो गए, BADC, BADC। और अगर मैं इसका MCQ देखता हूँ, ये रहा जी आपका 7, 8, 9, 10, BADC, ये 4 क्वेश्चन और हो गए आपके। और अगर 4 क्वेश्चन और हो गए हैं, 2 नंबर का एक है, 8 नंबर के क्वेश्चन और हो गए। ये क्वेश्चन है, ये सारे क्लास में किए हुए हैं हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। एक और क्वेश्चन है जी मेरे पास, ये लो। ये क्वेश्चन किस चीज पे है बेटे, ये क्वेश्चन है सर इंड AS 28 पे, एसोसिएट पे। और अगर आप हमारी क्लास बुक खोलेंगे तो क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ये, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, ये 3 केस हैं आपके। और मैंने आपको क्लास में एसोसिएट का मीनिंग बताया था कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के 20% और मोर बट अप टू 50% वोटिंग राइट्स हैं तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रूव हो जाता है और वो मेरी एसोसिएट हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि 20% से 50% एक स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसके बेसिस पे हम कम परसेंटेज में भी एसोसिएट क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स थे, पहला रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, हम डायरेक्टर एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और चौथा था मटेरियल ट्रांजैक्शंस। अगर इन चारों में से कोई भी एग्जिस्ट करता है तो परसेंटेज अगर कम भी है आपके पास तो चलेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रूव हो जाएगा और वो एसोसिएट मानी जाएगी। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके बैठ जाओ, आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लो, आप कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन कर लो, या कोई की मैनेजमेंट आप एक्सचेंज कर लो, तो परसेंटेज आपके पास चाहे 5% ही हो तो भी हम मान लेंगे कि वो एसोसिएट है, क्योंकि पार्टिसिपेशन प्रूव हो जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, पावर टू पार्टिसिपेट बट नॉट टू कंट्रोल। और पार्टिसिपेशन आपका 4 तरीके से और प्रूव किया जा सकता है, फिर उसमें परसेंटेज कम होगी तो भी चलेगा। ये पूरी कहानी इंड AS 28 में सुनाई थी मैंने आपको, वही 3 केस है, क्लास बुक के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, और तीनों में मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, एसोसिएट एसोसिएट एसोसिएट। तीनों में आंसर यस 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 है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये हमारा पहला केस है, एच लिमिटेड होल्ड्स 12% वोटिंग पावर ऑफ जेड। अब 12% है, 20% से कम है, पढ़ के ये लगता है यार ये तो एसोसिएट ही नहीं है, 12% है। Z Limited's board comprises of 8 members and 2 of these members are appointed by H। जिस कंपनी के आपने 12% शेयर खरीदे हैं उसके पास
8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, 2 हम अपॉइंट करेंगे। अगर 12% शेयर लेके आप 2 मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रूव हो गया, तो एसोसिएट मान लूंगा मैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, कास्टिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्या भी दिया इसने, अब तो लिख भी दिया। तो अगर मुझसे एमसीक्यू में पूछेगा कि बताओ जी आपका रिलेशन क्या है, मैं तो एक ही बात पढ़ा रहूंगा, एसोसिएट है जी। जैसे 11वां क्वेश्चन है, कहता बताना जी रिलेशनशिप क्या आपका, ये लीजिए एसोसिएट है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन है, चाहे 12% ही, लेकिन डायरेक्टर में जाके बैठ गए ना आप, तो अदर पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई हो गए, इसका आंसर है बी। एक और केस चेक कराता हूँ। एच लिमिटेड होल्ड्स 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ जी, इसमें भी 20% से कम है, 10% ही है, और जो बाकी का 90% वोटिंग पावर है वो 9 लोग और है, मतलब 10 लोगों के पास 10-10% शेयर है, 10 मेरे पास है, बाकी के 9 लोग और है उनके पास 90%। ठीक है जी। द डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटीज एक्सेप्ट डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरिंग्स, आपके जितने भी रेलिवेंट एक्टिविटीज हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मेजोरिटी से चलती है। आपने रेलिवेंट एक्टिविटीज का कोई भी डिसीजन लेना है मेजोरिटी पे चलेगा, तो मेरे पास तो 10% शेयर ही है, अगर मैं मीटिंग में नहीं भी गया तो भी डिसीजन पास हो जाएगा, तो फिर मेरी तो जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है, एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ बोरिंग्स, लेकिन जब बोरिंग का डिसीजन आएगा तो क्या होगा, द डिसीजंस अबाउट द बोरिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर। एक पॉइंट फंस गया, अगर हमारी कंपनी बोरिंग से लेना चाहती है तो उसको 10 के 10 मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चलेगी, और बोरिंग से लेना रेलिवेंट एक्टिविटीज का पार्ट माना जाता है, तो आपके पास रेलिवेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन आ गया, क्योंकि आपके जाए बिना तो वो लोन ले ही नहीं सकते, 10 के 10 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, तो प्रूव हो गया कि 10% शेयर होने के बाद भी आपसे पूछा जाएगा, पार्टिसिपेशन मैंडेटरी हो गया। बाकी कोई भी काम कर लेंगे, बोरिंग्स का काम आपसे पूछ के करेंगे तो रेलिवेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन प्रूव। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। बताओ जी क्या रिलेशन है, एसोसिएट है जी, और क्या है, इसका भी आंसर है यही सेम। अच्छा, फिर मैं आ गया तीसरे केस में, एच लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां बनाते हैं जी, और इन्होंने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 15% शेयर। अब ये 15% से तो सिग्निफिकेंट आएगा नहीं, हमें अदर पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, तो पता लगा कि जो 90% आउटपुट है वो एच, 90% ऑफ आउटपुट का मतलब क्या समझते हो, मटेरियल ट्रांजेक्शन, रॉ मटेरियल हमारा हमारा आता ही वहां से, तो मटेरियल ट्रांजेक्शन प्रूव हो गया, तो आपके पास 15% शेयर होने के बावजूद भी वो आपकी एसोसिएट बन जाएगी, ये रही, इसमें भी एसोसिएट है। तो तीनों का आंसर क्या है, बी 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 बी, तीनों में बी बी, 11 12 13। अच्छा ये देखो, ये रहा 11, ये रहा 12, ये रहा 13, बी 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 एसोसिएट है ये सब में। एक में रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, एक में रेलिवेंट एक्टिविटीज हो गया, और एक में टेक्निकल मटेरियल ट्रांजेक्शन हो गया। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं ये सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने किए हुए हैं, इन्होंने एमसीक्यू बना के दे दिया आपको, सब स्टडी मैट का माल है आपका। अच्छा जी, अब रह गए हमारे पास 2 क्वेश्चन, मैं आ गया 14th में। 14th क्वेश्चन में क्या कहता है जी, ये क्वेश्चन भी आपका इंडिया 109 का है बेटे, मुझे पढ़ने दो क्या कहता है। 1 अप्रैल X1, ठीक है जी, जे लिमिटेड सब्सक्राइब्ड फॉर 40 मिलियन 1 रुपी लोन नोट्स इन सी, डिवेंचर मान लेते हैं, उन्होंने डिवेंचर इशू करे, हमने खरीद लिए, एक डिवेंचर 1 रुपए का है, और 40 मिलियन हमने लगा दिए। द लोन नोट्स वर इशूड एट 90 पैसा, 40 मिलियन इंटू 90 पैसा, तो मेरे तो 36 मिलियन ही लगे। आपको पता है 109 में फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेट प्रोसीड का कॉन्सेप्ट है। सी नेट प्रोसीड दिखाएगा 36, मैं अपने इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा 36, उन्होंने 90 पैसे पे इशू करे, मैंने खरीद लिए, दोनों 36 पे चलेंगे, लेकिन इसको रिडीम किस पे करना है, 1.2 पे, X1 X2 X2 X3 X3 X4 X4 X5 X5 X6, 5 साल का पीरियड है इसका, और अगर 5 साल का पीरियड है, डेट इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी तक जाएगी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड लगेगा, एट मार्केट टर्म्स ऑफ मार्केट टर्म्स आपको पता है। बताओ जी इस पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 31 मार्च को देना जी 4%, तो आपका एक्चुअल ब्याज 4% है, तो 40 इंटू 4% एक्चुअल ब्याज पे कर देंगे, लेकिन किताबों में जाता है एट मार्केट टर्म्स में IRR पे, ऑफ मार्केट टर्म्स में मार्केट रेट पे, तो देखना पड़ेगा ना ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट टर्म्स है कि एट मार्केट टर्म्स है, मैंने आगे पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन हमें बता रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट, हो गई खत्म बात। क्वेश्चन आपको IRR बता रहे हैं 9.9, अब मुझे आप बता दो IRR कब निकालते हैं या ERR कब निकालते हैं,
तो क्वेश्चन क्लियर करेगा कि ये क्वेश्चन एट मार्केट टर्म्स का है, क्योंकि एट मार्केट टर्म्स में ERR निकलता है। ऑफ मार्केट टर्म्स का होता है तो मार्केट रेट पे चल रहे होते हैं। ये क्वेश्चन ERR का है आपका, एट मार्केट टर्म्स है। अब बताओ एट मार्केट टर्म्स में पहली एंट्री किस पे पास करते हो? ट्रांजैक्शन प्राइस पे। और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है? नेट प्रोसीड। और नेट प्रोसीड क्या है? 36। तो ये आपसे पूछेगा कि बताना जी जरा इसका इनिशियल मेजरमेंट कब करेंगे? तो इनिशियल मेजरमेंट करेंगे हम ट्रांजैक्शन प्राइस पे, क्योंकि एट मार्केट टर्म्स है, ERR है। तो आपको 36 का ऑप्शन दिया होगा कहीं ना कहीं, देखो ये रहा 36, डी ऑप्शन है इसका। मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, बेकार की चीजें लिखी है इसे। जब आपसे इनिशियल मेजरमेंट पूछा है तो सब्सिक्वेंट में क्या होगा, मैंने क्या लेना? अच्छा, तो इसका आंसर देखें, ये रहा जी 14 का आंसर 36। एक क्वेश्चन रह गया, ये आपका 15th क्वेश्चन है बेटे। ये तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, AI वाला है। ये आपसे AI का बेनिफिट पूछेगा कि बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कैसे हेल्प करेगी? ऑल ऑफ अबव। इसका हमेशा आंसर ऑल ऑफ अबव ही है। AI की मदद से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, AI की मदद से आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, AI की मदद से आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ऑल ऑफ सब कुछ कर सकते हैं। ऑल ऑफ AI तो सब कुछ कर सकता है। हो गए सारे MCQ बेटे। अब आ गया ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं क्वेश्चन नंबर बताता चलता हूँ आपको। ये लो जी पहला क्वेश्चन, ये बेटे इंड AS 110 का है, कट कॉपी पेस्ट, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 190 है बेटे, मॉड्यूल नंबर 5 है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स में आप चेक कर लेना। कट कॉपी पेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स में पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे आपका। कट कॉपी कुछ भी नहीं चेंज, स्टडी मैट से उठाया आपको दे दिया, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हम करते हैं। चलो मैं आगे चला जी, क्वेश्चन नंबर 2A लो जी, ये भी 109 का है। ये वही क्वेश्चन है सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला। अच्छा ये प्रेफरेंशियल वाला। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, फिगर भी चेंज नहीं करे, डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करा, डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज नहीं करा, इवन की क्वेश्चन का नाम भी नहीं बदला इन्होंने, सेम टू सेम वहां से उठाया आपको दे दिया, स्टडी मैट से उठाया आपको दे दिया। ये हमारी क्लास बुक में कौन सा क्वेश्चन है? ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 66 है, डिट्टो, पेज नंबर 33 है और मॉड्यूल नंबर 3 है, आप चेक कर सकते हैं बेटे। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है ये किसका है? इंडियस 37 प्रोविजंस का। ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरा कराया हुआ है, पेज नंबर 352 है, मॉड्यूल नंबर 1। ये जो मॉड्यूल लिख रहा हूँ ये क्लास मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर भी उन्हीं के बता रहा हूँ, ये सब क्लास के किए हुए क्वेश्चन है मेरे। अच्छा जी मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3A में, लो जी डिट्टो क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट इंड AS 2 इन्वेंट्रीज का, क्लास बुक में आइए, आ गए सर। क्वेश्चन नंबर है बेटे 58, हाँ 58 ही है, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 30, मॉड्यूल नंबर 1। और ये जो इसका और वाला पार्ट है, इंड AS 21 कट कॉपी पेस्ट, फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन है ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 6 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। मैंने मिला लिए हैं, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप देख के छोड़ देना, ट्रस्ट नहीं है तो मिला लो बेटे, मैं तो आपको पेज नंबर बता ही रहा हूँ। अच्छा जी फिर इसके बाद ये जो और वाला पार्ट है ये वाला, ये बेटे इंड AS 12 का क्वेश्चन है, क्लास बुक में आओ, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर इंड AS 12 क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, पेज नंबर 38 है, मॉड्यूल नंबर 2 है, डिट्टो, कुछ नहीं बदला बेटे, इस बार तो MTP पे मेहनत ही नहीं करी इन लोगों ने। 4A इंड AS 38 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे, हाँ 11 है, पेज नंबर 139 है, मॉड्यूल नंबर 1 है बेटे। ये जो इसका बी पार्ट है 4 का बी, इंड AS 33, इंड AS 33 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 25 है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, पेज नंबर 83, मॉड्यूल नंबर 2। अच्छा जी 5A ये इंड AS 115 का क्वेश्चन है बेटे, क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 98 है, पेज नंबर 62 है, मॉड्यूल नंबर 4 है बेटे। 5B में आओ, लो जी 5B में आ गए, इंड AS 7 कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ये हमारी क्लास बुक का, ये फिगर भी नहीं बदले नालायकों ने, डिट्टो ही उठा दिया क्वेश्चन, कुछ तो बदल देते। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, हाँ पेज नंबर 64 है, मॉड्यूल नंबर 6 है हमारी क्लास बुक का।
फिर हम और थोड़ा सा आगे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6A, मैंने आपको 7वें मॉड्यूल में एक चैप्टर दिया ना, केस स्टडीज ऑन इंड एस, जो आपके स्टडी मैट में है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। ये इंड एस केस स्टडीज वाला हमारा जो चैप्टर है, उसका केस नंबर है केस नंबर 8। वही मरकरी वाला क्वेश्चन है, IRR का क्वेश्चन है, ये मेरा कराया हुआ है, आपकी नोटबुक में है, पेज नंबर 41 है बेटे, मॉड्यूल नंबर 7। कुछ करा ही नहीं, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। मैं 6B में आ गया बेटे, ये हमारा 6B है। ये एथिकल ड्यूटी वाला चैप्टर जो हमारा एथिकल ड्यूटी, क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 62 है, मॉड्यूल नंबर 7। एथिकल ड्यूटी का क्वेश्चन भी सेम है। फिर आ गया ये 6 का C, ये इंड एस 102, वो मिंडा वाला क्वेश्चन, इमीडिएटली वेस्टिंग वाला, ये रहा इमीडिएटली, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं होती, सारा खर्चा भी बुक कर देंगे। 102 क्लास बुक का कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, 180 है, मॉड्यूल नंबर 2 है बेटे। लो, हो गया आपका MTB 2। सारे क्वेश्चन पुराने हैं बेटे, कुछ भी नया नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब क्लास में पढ़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, MTB कंप्लीट है बेटे आपकी।